हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन बायोलॉजी यानी कि आपकी यूनिट 9 का पार्ट 12। ठीक है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोथ प्रॉब्लम्स। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, आईवीएफ क्या है, एम्ब्रियो सेंटेंसिस क्या है, इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस 12 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब हुआ कि इतनी तेजी से रैपिडली जो हमारी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार ईयर बाय ईयर लगातार जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ तो वही है और अर्थ वही है, रिसोर्सेज वही हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी हमारे पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है, हमारी अर्थ है, उस पर पड़ेगा। उस रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ होंगी, उस रिसोर्सेज की कमी आएगी, फिर वो जो जनरेशन रहेगी उसके लिए काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। तो लास्ट फ्यू 100 ईयर्स में एकदम तेजी से हमारी जो अर्थ की पूरे ग्लोब की डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जिसमें अगर हम बात करें कि तो बिटवीन 1959 टू 2000 के बीच में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इट इंक्रीज्ड अबाउट 2.5 बिलियन टू 6.1 बिलियन, बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी बिटवीन 7.9 बिलियन टू 10.9 बिलियन बाय 2050। 2050 तक हम लोग जितने भी हैं ह्यूमंस, वो 8 से लेके 11 10.9 बिलियन तक उनकी तादाद पहुंचने की अनुमान लगाया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो और मेनली अगर हम देखें तो जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, थोड़े से जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं, तो उनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़्यादा ग्रोथ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर मच हायर देन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। और ये जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, है ना। तो इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाते रहते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ निकालते हैं ताकि उनके कंट्री में ओवरऑल ग्लोब पर, हमारे ओवरऑल अर्थ पर पॉपुलेशन कंट्रोल फॉर्म में रहे। तो जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। इतनी तेजी से हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ी है, और अब तो हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री हो चुके हैं, है ना। और अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट के टाइम पर हम थे, कितने थे, 350 मिलियन। और ये 2000 ईयर में जो है हमने 1 बिलियन क्रॉस कर लिया था। और आजकल आपको पता है हमारी पॉपुलेशन क्या है, आजकल हमारी पॉपुलेशन है 1.42 बिलियन। कहते हैं ना मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों, कहते हैं, तो हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है। तो द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कंट्री भी डेवलप हो रहा है ना। तो कंट्री डेवलप हो रहा है का मतलब है कि जो स्वास्थ्य है हमारा, वो उसकी देखभाल करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं, तो फिर उससे क्या हुआ है, हेल्थ जो डेथ रेट है उसमें कमी आई है। और जो ऐसे ही मैटरनल डेथ रेट, जो जैसे कि MMR बोलते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है, ये कम हो गई है, उतनी ज़्यादा डेथ नहीं होती हैं, और रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। तो जब रिप्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं और डेथ कम हो गई है, तो इसलिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इस तरीके से हमारे को पता चलता है कि ग्रोथ कितनी हो रही है किसी भी कंट्री की। सो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
So according to 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, means 17 by 1000 per year. और इसी तेजी से अगर हमारी ग्रोथ बढ़ती रही तो ये कहा जाता है कि अगले 33 साल में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी और हमारा कंट्री उतना ही रहेगा, रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे, रहने का साइज उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, है ना। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम्स लाती है, तरह तरह की स्कीम का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका बेनिफिट बताया जाता है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, ताकि रिसोर्सेज आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बने रहें, उसकी कमी उनको ना पड़े। तो इसके लिए क्या कि यही कि भाई जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा दिया जाए, है ना। पहले तो बहुत छोटे-छोटे कम एज में शादियाँ हो जाती थी, लेकिन आजकल रूल बना दिया गया है कि भाई 18 साल से लड़की कम उम्र की नहीं होनी चाहिए और जो मेल है वो 21 ईयर का होना चाहिए। तो मैरिजेबल एज बढ़ेगी, समझदारी आएगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में इससे हेल्प मिल सकती है। और जो कपल छोटी स्मॉल फैमिलीज़ वाले होते हैं उनको तरह-तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएँ, कुछ अदर बेनिफिट्स दिए जाएँ और तरह-तरह की फैमिलीज़ को मोटिवेट किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एजुकेशनल वीडियोज़ कि स्मॉल साइज़ फैमिलीज़ हैं उनके क्या-क्या बेनिफिट होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं या जो मेथड हैं उनको यूज़ करके आप अपनी फैमिली को किस तरीके से बढ़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसी बारे में इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है जो आपने कई बार एड में देखा होगा, हम दो हमारे दो, है ना। ये एक स्मॉल और हैप्पी फैमिली के फॉर्म में बताया जाता है, हम दो हमारे दो, हम भी दो हैं और दो से ज़्यादा अगर हम दो बच्चों तक करेंगे तो आप उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं बच्चों की, आप उसे आराम से पूरा कर सकते हैं और आप एक हैप्पी फैमिली के फॉर्म में रह सकते हैं। बल्कि अभी आजकल तो जितने भी अर्बन डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक नया स्लोगन है, वन इज़ फन, है ना। जिसमें जितने भी अर्बन वर्किंग कपल्स हैं जिनमें दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, मदर एंड फादर, तो वन इज़ फन यानी कि आप एक बच्चे को आराम से विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरीज कि इसकी एजुकेशन का क्या होगा, इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स का हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, आप आराम से उसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप एक ही बच्चा करें तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाती है और बर्थ कंट्रोल करने के लिए लगातार, जैसे बर्थ कंट्रोल टुडे देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर लिमिटिंग द फैमिली साइज एट अ पर्सनल लेवल एंड फॉर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एट द नेशनल लेवल। तो बर्थ कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनको बताया जाता है अब डिफरेंट मीडिया के थ्रू कि उनको कैसे यूज़ करना है, वो मेथड्स क्या हैं, ताकि आप इंटरकोर्स में प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, लेकिन हाँ फैमिली बढ़ने से रुक जाएगी। तो व्हाट इज दिस कॉन्ट्रासेप्शन? इट इज़ अ मेथड or a system which allow intercourse and yet prevent conception is called contraceptive method। यानी कि प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी होने से रोका जाएगा लेकिन उस मेथड के थ्रू, लेकिन आप जो है नॉर्मल अपना प्लेजर जो इंटरकोर्स है वो कर सकते हैं थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। चलिए, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। जो भी यूज़र है उसको समझने में, उसे यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। बहुत ही इजीली मेडिकल स्टोर्स पर ये अवेलेबल रहते हैं। इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी रिवर्सिबल एंड विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या हो तो बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट हो। सो फेलियर रेट ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी रेट। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगी, प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी रेट पर 100 वुमेन पर ईयर इसे इस तरीके से नापा जाता है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हेल्थ
या टोटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, it means a total well-being in all aspect of reproduction, means it may be physical, emotional, behavioral and social। ठीक है, physical, emotional, behavioral and social। टर्म्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन से टर्म्स आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड? एक आएगा एमनियोसेंटेसिस। इसके बारे में क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एसटीडीज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी। इसमें ये जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स रहे रिलेटेड वो आपने अभी देख लिया। ओके, तो सबसे पहले है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूट्रस ऑफ द वुमन फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इट इज अ फ्लूइड दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट अ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस फ्लूइड कंटेन फीटल सेल्स एंड वेरियस प्रोटीन्स। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? जब यूट्रस के अंदर, किसी मदर के यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो देयर इज अ झिल्ली, देयर इज अ मेम्ब्रेन। यूट्रस के अंदर एक पूरी चारों ओर कवरिंग करी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर बेबी होता है ना, और बेबी एक फ्लूइड में रहता है। तो वो जो फ्लूइड है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को अगर किसी भी टेस्ट के लिए लिया जाएगा बाहर, इंजेक्शन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, तो उस जो फ्लूइड है उसमें फीटस यानी कि जब बेबी डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है तो उसकी सेल्स भी होंगी और वेरियस प्रोटीन भी होंगे, तो उस फ्लूइड के थ्रू फीटस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। देखिए ये इस पिक्चर के थ्रू आप अच्छी से आसानी से समझ सकते हैं। ये यूट्रस है पूरा, ठीक है, ये यूट्रस है, यहाँ अंदर बेबी डेवलप हो रहा है जैसे कि फीटस कहा गया है, ये यूट्रस है, और इसके अंदर ये जो वाटरी कंटेंट है इट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। इसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड करते जाते हैं और उसके थ्रू लेते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस से हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड अस अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट बेबीज हेल्थ। जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ना। जैसे कि ये देखा जाए क्रोमोसोमल लेवल पर चेकिंग होती है कि भाई बेबी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरीके से नॉर्मल है या नहीं, उसके अंदर कोई इस तरीके की दिक्कत तो नहीं है जो एक नॉर्मल बेबी में नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एमनियोसेंटेसिस की, जो अपने फ्लूइड लिया उसके, क्योंकि उसमें सारे कंटेंट हैं, उसमें इनफैक्ट डीएनए भी है ना, तो इसके थ्रू पता की जाती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ एमनियोसेंटेसिस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिजल्ट। इन 1930 टी.एच. मिनीज, J.D. मिलर एंड एली होली, मेनीज, मिलर एंड होली, दीज 3 साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस किया था 1930 में। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से डॉक्टर्स ने किया था। अच्छा, किया क्यों जाता है? ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये देखने के लिए कि भाई जो बेबी डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल डेवलप हो रहा है या नहीं, यानी कि उसकी जेनेटिक टेस्टिंग अगर हमें करनी है, टेस्टिंग फॉर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि किसी बच्चे को जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये हमने टर्म जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। इसमें जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी है कि जो डेवलप बच्चा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है वो डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, नॉर्मल है या नहीं, तो वो अगर हम उस टाइम पर वो फ्लूइड ले लेंगे उसके थ्रू पता चल सकता है, क्योंकि उसमें उसके डीएनए भी कंटेंट होगा। दूसरा ये देखने के लिए कि फीटल का जो लंग है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, फीटल लंग टेस्टिंग इट टू डिटरमाइन वेदर अ बेबीज लंग आर मैच्योर एनफ और नॉट। पैदा करने के लिए जब वो पूरा मैच्योर बेबी हो जाए तो उसको जब डिलीवरी हो उस टाइम पर वो, क्योंकि तब तो वहाँ उसे अपने आप सांस लेनी पड़ेगी,
तो उसके लंग्स उतने मैच्योर हैं या नहीं ऑक्सीजन लेने और CO2 निकालने के लिए, बर्थ के लिए, ये देखने के लिए, सो टू डिटरमाइन वेदर अ बेबीज लंग्स आर मैच्योर एनफ फॉर बर्थ और नॉट। तो एक तो जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, दूसरा फीटल लंग टेस्टिंग हो गया, देन पैटर्नल टेस्टिंग। So amniocentesis can collect DNA from the fetus that can then be compared to the DNA of potential father। ये देखने के लिए कि इस बच्चे का फादर कौन है, ठीक है, फादर कौन है, उसकी टेस्टिंग भी, क्योंकि उसके अंदर का जो DNA है, आपने जब DNA फिंगरप्रिंटिंग देखा होगा तो उसमें क्रोमोसोमल्स का सीक्वेंसिंग के थ्रू मैचिंग की जाती है जेल पर जब रन होता है। यहाँ पर अगर इसके बैंड पैटर्न्स यानी कि DNA को जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके किया एग्रोस जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, तो ये अगर बेबी है और ये फादर है तो उसके कुछ DNA के पार्ट्स फादर से 100% मैच करने चाहिए, और अगर जिसके साथ मैचिंग है उसको हम पोटेंशियल फादर कह सकते हैं। तो जब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई ये इसका फादर कौन है, ये फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है कि ये जो मर्डर किया है, सी फॉर एग्जांपल, ये किसने किया है, तो ब्लड सैंपल ले लिया या बालों से कहीं सैंपल ले लिया या स्किन से सैंपल ले लिया, वहाँ से DNA एक्सट्रैक्ट करके जब मैचिंग की जाती है तो उसके अंदर दूसरे का DNA पाया जाता है। तो ये तो खैर फॉरेंसिक साइंस का पार्ट हो गया। इसे जिसे हम बोलते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है, ठीक है, इसके थ्रू पता लगाया जाता है। लेकिन ये फॉरेंसिक साइंस की बात है, लेकिन यहाँ पर एमनियोसेंटेंसिस के थ्रू हम पेरेंटल टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि पोटेंशियल फादर के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि हम DNA उस फ्लूइड के थ्रू ले सकते हैं। एंड अगला क्या है, डायग्नोसिस ऑफ फेटल इन्फेक्शन, मीन्स इट इज अ प्रोसीजर विच कैन ऑल्सो इवेल्युएट द सीवियरिटी ऑफ एनीमिया इन बेबीज, अगर एनीमिया है या फिर वो RH सेंसिटिव है, अगर किसी की मदर RH पॉजिटिव है तो क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम मदर का एंटीबॉडीज बना लेता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, जो कि बेबी की ब्लड सेल से अटैच हो सकती है और बेबी जो है के लिए दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो ये भी डायग्नोस करने के लिए कि फीटल की को इन्फेक्शन तो नहीं है, RH पॉजिटिव मदर का जो बच्चा होता है उसको काफ़ी केयर के साथ देखा जाता है और पूरा मॉनिटरिंग उसकी की जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी बात एमनियोसेंटेंसिस की। अब कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और इसके कितने मेथड हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्शन कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कॉन्ट्रासेप्शन एक तरीके का बैरियर होता है बिटवीन टू मीटिंग, किसी भी बैरियर होता है ओवा और स्पर्म से मिलने के लिए, क्योंकि ओवा और स्पर्म मिलेंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो सकती है। और जब हमें अगर हमारी फैमिली पूरी हो गई है या कोई भी अनवांटेड अननोइंगली किसी इंडिविजुअल को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रोका कैसे जाए, उससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, है ना, वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पर बताया गया है ये है स्टरलाइजेशन कर दिया जाए इंडिविजुअल का थ्रू सर्जरीज, ठीक है, या कुछ पिल्स होते हैं, पिल्स ली जाती हैं। कुछ IUI डिवाइसेस हैं, जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कॉपर टी एंड ऑल, उसको हम अभी आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फीमेल कॉन्डोम्स हैं, हार्मोन पैचेस हैं, मेल कॉन्डोम है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हैं। ये सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्शन में मेथड्स हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव जिनको मेथड कहा जाता है। तो कौन कौन से मेथड हैं उनको देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर इन वेरियस कैटेगरी। पहली कैटेगरी है नेचुरल मेथड, देन बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, देन IUDs जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, OC यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें पिल्स आएंगे सारे, ठीक है, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। सो दीज आर द मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है।
स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को अवॉइड करने के लिए जो नेचुरली मेथड अपनाया जाएगा उसको नेचुरल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहला है, इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सेंटीज। अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of menstruation cycle when ovulation is expected। आपको पता है कि ओव्यूलेशन 14th डे होता है, ठीक है। किसी भी फीमेल में जो ओव्यूलेशन है, जो ओवा बनते हैं, वो मैक्सिमम 14 डे के आसपास बनते हैं। तो जो ओव्यूलेशन की ये जो साइकिल होती है, तो यहां से लेके यहां तक, यानी कि 10th डे से लेके 17th डे तक, यहाँ पर ये 14th डे है, अवॉइड किया जाए क्वाइटस को, इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम ओवा बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन ओवा के साथ स्पर्म की मेटिंग हो जाए और प्रेगनेंसी रुक जाए, ठीक है। तो अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड, बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इज वेरी हाई, chances of fertility is very high during this period, hence known as fertile period। 10th डे ऑफ menstruation साइकिल खत्म होने के बाद 10th डे से 17th डे का जो टाइम होता है उसे हाईली फर्टाइल टाइम कहते हैं, क्योंकि 14th डे में ओवा, मैक्सिमम ओवा जनरेट होते हैं। तो जब ओवा अवेलेबल रहेंगे और स्पर्म उसको मिल जाएगा तो फर्टिलिटी, तो इम्प्लांट रुक सकता है ना, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो पीरियोडिक एब्सेंटीज इसका टर्म दिया हुआ है कि ये, क्योंकि ये हाईली रिस्की पीरियड हो गया, तो उस टाइम पर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइम पर इंटरकोर्स ना किया जाए, ठीक है। दूसरा होता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन, इसमें मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेट, अवॉइडिंग इंसेमिनेशन ऑफ द स्पर्म। तो इस विड्रॉल मेथड में क्या है कि जो मेल पार्टनर है उसको इजैकुलेट, जब आपका सीमन हो, इजैकुलेट हो रहा है, उससे जस्ट पहले अगर आप उसे रिमूव कर लेंगे तो भी स्पर्म एंड ओवा का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये नेचुरल मेथड में ये दोनों मेथड आते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो है लैक्टेशन एम्ब्रियोज। तो लैक्टेशन एम्ब्रियोज में क्या है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। जब कोई मदर बन जाती है तो लैक्टेशन मतलब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, और जब लैक्टेशन पीरियड होता है पहले 6 महीने, तो उस टाइम उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में भी जो है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं हो रही है तो ओवा भी नहीं बनेंगे, ओवा नहीं बनेंगे तो फर्टिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये हैं 3 मेथड हमारे नेचुरल मेथड। इसके बाद आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में फिजिकल बैरियर कुछ ना कुछ यूज किया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट जहां पर आपको दिया हुआ है बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स। सो कॉन्डोम इज अ थिन प्लास्टिक विच यूजुअली कवर पेनिस इन मेल एंड वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, ठीक है। तो जब ये कवर कर लेंगे तो फिर अगेन ओवा और स्पर्म नहीं मिलेंगे, तो फिर से फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा है डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट्स। ये फीमेल के लिए होता है। दीज ऑल आर द बैरियर यूज्ड बाय फीमेल टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम पर अगर आप सर्विक्स को डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर से एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लें तो फिर से इंटरेक्शन ओवा एंड स्पर्म का नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के फैमिली प्लानिंग टूल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पिल्स बताई हुई हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडोम, फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, कॉपर टी और इंजेक्शंस, इन सभी के बारे में यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो अगर फीमेल की बारे में जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो सर्वाइकल कैप इस तरीके से लगाई जाती है। सर्वाइकल कैप क्यों लगाई जाती है? जस्ट टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग सर्विक्स। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें वो स्पर्मिसाइड होता है, यानी कि स्पर्म्स को किल कर देता है।
ठीक है। डायफ्राम जो होता है ये स्पर्म को किल कर देता है, तो स्पर्म जब किल हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये जो है सर्वाइकल कैप लगाई जाती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो एडवांटेजेस ऑफ बैरियर मेथड, दीज आर डिस्पोजेबल, आप इन्हें फेंक सकते हैं, और सेल्फ इंसर्टेड है, इसमें किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ इंसर्ट कर सकता है इंडिविजुअल। दीज आर वन कैन री यूज इट, ये दोबारा यूज भी हो सकते हैं। एंड इट प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ठीक है। अब अगला आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसे आईयूडीज भी बोलते हैं। इट्स आईयूडी। इन सभी के जो शॉर्ट फॉर्म जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उसका फिर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका आईयूडीज जो बोला जाता है, दिस इज फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर। अभी तक जो डिवाइस फिजिकल बैरियर की बात हो रही थी वो सेल्फ यूज कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है ये किसी डॉक्टर या नर्स के थ्रू ही इंजेक्ट कराया जाता है, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर इंजेक्ट होगा। ठीक है। सो दीज डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्स इन यूट्रस थ्रू वजाइना। इट इंक्लूड कॉपर टी, CUT जिसे बोलते हैं, CU7, मल्टीलोड 375 बोला जाता है, निपल्स लूप बोला जाता है। तो इन सभी में एक्चुअली ये कॉपर कोटेड होते हैं। तो ये जो कॉपर आयन है ये रिलीज होके स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, स्पर्म के अंदर उतनी मोटिलिटी नहीं हो पाती है, सो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है। इसीलिए कॉपर आयन से कोटेड ये आईयूडीज जो होते हैं वो होते हैं। कुछ आईयूडीज जो हैं वो हार्मोन कोटेड भी होते हैं। सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो हार्मोन कोटेड आईयूडीज होते हैं वो जो यूट्रस है वहां पर इम्प्लांट रुकेगा नहीं, इस तरीके का एनवायरनमेंट बना देते हैं। ठीक है। उस हार्मोन की प्रेजेंस में इम्प्लांट रुक नहीं पाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और डिफरेंट जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ये सारा का सारा आपने लास्ट चैप्टर जहाँ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमन है वहाँ पर आपको और डिटेल में बताया जाएगा, उनसे कोटेड होते हैं। और इसकी प्रेजेंस में जो हार्मोन रिलीज होता है थ्रू आईयूडी, इम्प्लांट जो है वहाँ रुक नहीं पाता है, क्योंकि यूट्रस उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है। ठीक है। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। आईयूडी फैगोसाइटोसिस भी इम्प्रूव करता है स्पर्म की। तो जब वो फैगोसाइटोसिस हो जाती है तो वो यूट्रस में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इम्प्लांट वो ओवा से नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा, इम्प्लांट नहीं बन पाएगा। हार्मोन रिलीज्ड आईयूडी इन एडिशन टू मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल द स्पर्म। ठीक है। सो ये देखिए कॉपर्टी, एक प्रेग्ना कॉपर्टी यहाँ पर दिखाई हुई है, इस तरीके की होती है ये। और ये जो कॉपर आईयूडी है या LNG आईयूडी है ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। ओके। सो कॉपर आईयूडी, ये जो कॉपर आईयूडी का यहाँ पर ये पिक्चर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये जो है कॉपर वायर है, कॉपर वायर इसके ऊपर लिपटा होता है और इसको कम से कम 10 साल के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका? इट एक्चुअली इनहिबिट द स्पर्म माइग्रेशन एंड इट्स वाइबिलिटी। ठीक है। चेंज इन ओवा ट्रांसपोर्टेशन स्पीड, ओवा की ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड चेंज करता है। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवा। ठीक है। किसी एक चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है, ओवा या उसके स्पर्म का माइग्रेशन कम कर देंगे, स्पर्म की वाइबिलिटी कम कर देंगे, तो इन सारी चीजों से क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये काफी इफेक्टिव टूल माना जाता है आईयूडी फैमिली प्लानिंग के लिए। इसके अलावा आती हैं ओरल पिल्स। इसमें कुछ टैबलेट्स होती हैं जो डेली फॉर 21 डेज, यानी नेक्स्ट साइकिल आने से पहले, नेक्स्ट मैच्योरेशन साइकिल आए उससे पहले 21 डेज के लिए खाई जाती हैं, जिसे ओरल पिल्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट, जिसका एक बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर नेम है सहेली पिल्स। ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है विच कंटेन एन नॉन स्टेरॉयड प्रिपरेशन। ठीक है। इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं होता है और इसको वंस इन अ वीक पिल भी कहा जाता है, विल हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कि हफ्ते में एक बार भी खा सकते हैं, और कुछ होती हैं जिन्हें डेली खाया जाता है। सो इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ऑब्लिक एस्ट्रोजन अंडर द स्किन, ये भी किया जाता है।
कि आप डायरेक्ट इंजेक्शन ले लें। पिल्स अगर किसी को नहीं खानी है तो इंजेक्शन का भी मेथड होता है, जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। दे एक्चुअली इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओवा बनने को इनहिबिट करते हैं, एंड इम्प्लांटेशन टू, इम्प्लांटेशन को भी करते हैं। एंड दे ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और एंट्री ऑफ द स्पर्म। सर्वाइकल में जो है म्यूकस का कॉन्सेंट्रेशन थिक कर देते हैं, जिससे कि थिक हो जाएगा तो जो स्पर्म है वो ज़्यादा फ्रीली ओवा के पास नहीं जा पाएगा, उसका मूवमेंट रोक दिया जाता है। ठीक है, सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्डेड द एंट्री ऑफ स्पर्म। Progesterone along or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin. ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रोजेस्टेरोन अकेला भी या फिर एस्ट्रोजन के साथ फीमेल्स जो है इंजेक्शन के तौर पर ले सकती हैं स्किन के नीचे। So their mode of action is similar to that of pills, and if as effective भी काफ़ी होता है। बिल्कुल पिल्स को ओरली लेना है, इसको इंजेक्शन के थ्रू लेना है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और काफ़ी लंबे पीरियड तक काम करती हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस के 72 आवर्स के अंदर ये अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, ये इंजेक्शन ले लेंगे, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को रोकने के लिए होती है जब हमें अपनी प्रेगनेंसी, किसी इंडिविजुअल को अपनी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है, या तरह तरह के केसेस आते हैं, लाइक अगर किसी इंडिविजुअल का रेप हुआ है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और प्रेगनेंसी को रोकना है, तो ये इसको एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर, जो फिजिकल बैरियर हैं और जो ओरल बैरियर लिए। अब आता है अगला मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या है, इसको बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन। दिस मेथड इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। इट इज एडवाइजेबल फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। जब अगर किसी इंडिविजुअल की फैमिली पूरी हो चुकी है और उसको अब दोबारा और ज़्यादा बच्चे ना हो पाएँ, बच्चे नहीं करने हैं, तो उस टाइम पर स्टेरिलाइजेशन को किया जाता है। मेल में जब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसको एक टर्म है जिसे बोला जाता है वासेक्टोमी। ये टर्म आपको याद करना है। वासेक्टोमी क्या किया जाता है, जिसमें कि आप ये मेल जेनिटल ऑर्गन देख रहे हैं और ये जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ एक ये ट्यूब जो जा रही है, जिसे वासेक्टोमी वास डिफेंसिस बोलते हैं, इसको काट कर बांध दिया जाता है अलग अलग। तो ये यहाँ से स्पर्म लेकर नहीं जा पाएगा। जब स्पर्म लेकर नहीं जा पाएगा, उसको कट करके वहीं की वहीं एक सर्जरी के थ्रू, छोटी सी सर्जरी के थ्रू उसको यहाँ बैरियर कट कर दिया जाता है, तो स्पर्म जा ही नहीं पाएंगे। जब स्पर्म जा ही नहीं पाएंगे तो उससे कट कर देंगे और बांध देंगे, तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो मेल में इसको वासेक्टोमी कहते हैं, जबकि फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी टर्म कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, वासेक्टोमी किसको कहते हैं और ट्यूबेक्टोमी किसको कहते हैं। तो ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन है। इसमें ये जो दो ट्यूब्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये ओवरीज हैं, है ना, ये दीज आर ओवरीज, और ये हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट किया जाता है, देखिए इस तरीके से कट किया जाता है और कट करके इसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, जब तो उससे क्या होगा कि ओवा भी रिलीज होकर नहीं आएंगे। जब ओवा रिलीज होकर नहीं आएंगे तो वो स्पर्म से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। सो इन फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, वेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब इज कट और टाई अप। दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव। ये जो मेथड है, इट इज वेरी इफेक्टिव, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, नहीं हो पाता है। एंड देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर अ कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेनी है, कितनी डोजेज लेनी है, वो डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
to select a contraceptive method under the guidance of a doctor. However, there are possible ill effect like पिल्स अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट नोजिया की फॉर्म में, एब्डोमिनल पेन की फॉर्म में, बैक पेन की फॉर्म में, डिफरेंट हैवी ब्लीडिंग की फॉर्म में, इरेगुलर ब्लीडिंग की फॉर्म में, इवन ब्रेस्ट कैंसर की फॉर्म में भी कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. सो ये जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पिल्स अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है या इंजेक्शंस लिए हैं तो उसके थ्रू दिखाई देंगे. तो इनको हम पूरी तरीके से अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कौन सा बेस्ट सुटेबल मेथड है उसकी गाइडेंस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. अब अगला टर्म जो आता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो है MTP. तो MTP है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं. MTP का मतलब होता है, फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनली और वॉलेंटरीली टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म. फुल टर्म किसी का हो जाए उससे पहले अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल रीजन तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP कहा जाता है. यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, जो इम्प्लांट है या जो फीटस है उसको अबॉर्ट किया जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाता है. और वो क्यों किया जाएगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस ओनली. हर किसी केस में नहीं किया जाएगा और इसके लिए ही गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया हुआ है 1971, जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन के साथ इसको यूज किया जा सकता है. और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन अ सर्टेन कंडीशंस ग्राउंड विद इन फर्स्ट 12 वीक of in pregnancy on the opinion of one registered medical professional. पहले 12 वीक से लेके और 14-24 वीक के अंदर अंदर अगर किसी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल रीजन तो वहाँ पर अगर आपको डॉक्टर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कहता है कि आपको करानी पड़ेगी या दैट इज़ नॉट गुड फॉर मदर और जो चाइल्ड है उसके लिए वो खतरे का साइन है, तो उस पर्टिकुलर केस में MTP की इजाज़त दे दी जाती है हमारे लॉज में. तो MTP जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्ट मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर और 1 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर अगर ये ओपिनियन देता है कि भाई हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, तो ये इसकी इजाज़त दी जाती है. तो इसमें कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अगर किसी का किसी अननोन रीजन से रेप हुआ है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उस टाइम पर किया जाता है. या अगर फीटस में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देती हैं, यानी कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो जैसे अगर वो जन्म ले भी लेगा तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, या वो फीटस के कारण जो मदर है, टू बी मदर है, उसकी हेल्थ पर या उसके सर्वाइवल पर कोई खतरा होता है, तब भी MTP की जाती है. तो क्या ग्राउंड्स रहेंगे इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की? द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू अ लाइफ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजर्ड फिजिकल और मेंटल हेल्थ. ठीक है, देयर इज ए substantial risk of that of the child were born. It would suffer from some physical or mental abnormality. जो कि मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई ऐसा रिस्क दिखाई दे रहा है डॉक्टर्स को कि फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है उस जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है, या कोई सीरियसली डिजीज़ हो सकती है उसको या प्रेग्नेंट वुमन को, तो इस केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की इजाज़त दी जाती है. ठीक है, चलिए अब अगला टर्म जो आता है वो है इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है. ठीक है, तो मोस्ट एक्सपर्ट डिफाइन इनफर्टिलिटी एज नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर एटलीस्ट 1 year ऑफ ट्राइंग. अगर कोई इंडिविजुअल 1 साल लगातार ट्राई कर रहा है प्रेग्नेंट होने का और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है. वुमेन हु आर एबल टू गेट प्रेग्नेंट बट देन हैव रिपीटेड मिसकैरेज. कोई इंडिविजुअल वुमेन प्रेग्नेंट हो पा रही है लेकिन उसको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, उसको भी इनफर्टाइल कैटेगरी में
रखा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल प्रेग्नेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट होने के बाद भी अगर लगातार मिसकैरेज हो पा रहे हैं, यानी कि वो इम्प्लांट को या वो फीटस को कैरी नहीं कर पा रही है, तो उस केस में भी उसको इनफर्टाइल कहा जाएगा। ठीक है। प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट, ये आपको पता है, इन ऑर्डर टू गेट प्रेग्नेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो एक वुमन है वो एग रिलीज करेगी। ठीक है। उसकी जो ओवरीज हैं, जो कि अभी आपने पिक्चर देखा पीछे भी, ओवरीज हैं, उसमें ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के थ्रू एग रिलीज होगा। और ये जो एग है इट मस्ट गो थ्रू अ फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ जाएगी। मैंने अभी ये पिक्चर आपको ऐसे कुछ कुछ बना के दिखा देती हूँ, वैसे मुझे भी इतना, ये है यूट्रस, है ना। तो ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है ओव्यूल। यहां पर डेवलप होके अगर यहां से, ये है यूट्रस, इस तरफ आ सकता है। ठीक है। एग जो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ, इस फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहां पर आ पाएगा। यूट्रस से पहले तो एग डेवलप होगा ओवा के अंदर, है ना, ओवर डेवलप होगा, सॉरी, है ना। और वो जब फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूट्रस में आ जाए, और इसके बाद जो मेल का स्पर्म है, मेल का स्पर्म है, उसे ज्वाइन कर ले, तो उसको क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अ मेल स्पर्म मस्ट ज्वाइन विद द एग along with the way. The fertilized egg must attach to inside the uterus wall. यूट्रस की वॉल पर जब वो लग जाएगा फर्टिलाइज्ड एग, उस टाइप पर उसे टर्म दिया जाएगा इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स। लेकिन कई बार, जैसा कि इनफर्टिलिटी में बताया है कि इंडिविजुअल वुमेन कई बार ट्राई करने के बाद भी जो है प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है, या प्रेग्नेंट हो भी गई है तो मिसकैरेज उसके बार बार हो रहे हैं। तो उस केस में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब ये क्या होती है, आर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर्ट बोलते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो इट इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब सेवरल डिफरेंट मेथड्स यूज टू हेल्प इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल को ये यूज कर कोई इस तरीके के मेथड्स को बता के, डॉक्टर्स इनको यूज करा के उनको फर्टिलिटी, मेनली जो बच्चे का सुख है वो प्राप्त किया जाता है। और जितने भी इनफर्टिलिटी का केवल एक कारण नहीं है, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, आजकल का जो खान पान है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है स्पर्म काउंट पर, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किसी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो इसकी वजह से लगातार इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंड जो लाइफ स्टाइल है हमारी, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी लगातार टाइम के साथ साथ डिफरेंट कपल्स में बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम पर जब नेचुरली कोई कपल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है किसी एक इंडिविजुअल वुमन को, तो उस टाइम पर इस तरीके के जो आर्टिफिशियल डिफरेंट मेथड्स हैं उनकी हेल्प डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये जो ART मेथड है, इट इन्वॉल्व रिमूविंग एग फ्रॉम अ वुमन बॉडी, मिक्सिंग इट विद द स्पर्म in laboratory under an ideal conditions, and putting the embryo back into the woman's body. तो इसमें क्या किया कि इसमें डॉक्टर्स, जिसका आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा, IVF, ये तो आजकल धड़ल्ले से बहुत सारे क्लिनिक्स जगह जगह, मेट्रो सिटीज़, बल्कि नॉर्मल जो मिडिल वाले सिटीज़ हैं वहाँ पर भी खुले जा रहे हैं। जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो और स्पेशलाइज्ड होकर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक्स खोल रहे हैं। क्यों इसकी ज़रूरत इतनी पड़ रही है? क्योंकि इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा, इन विट्रो का क्या मतलब हुआ, इन विट्रो का मतलब हुआ ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ समथिंग, इन विट्रो आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी के बाहर एग लेना, बॉडी के बाहर स्पर्म लेना, और उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अंडर लेबोरेटरी कंडीशन मिक्स करना, और जब वो फर्टिलाइज हो जाए ओवा, और उसके बाद उसको दोबारा से फीमेल के अंदर डाल देना। ठीक है। तो आर्ट जो है असिस्टेंट
रिप्रोडक्टिव मेथड कई सारे होते हैं, जिसमें ये वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया, IVF-ET, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब एम्ब्रियो फॉर्म में आएगा वो, तब उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देना। दूसरा होता है GIFT, जिसका फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें गैमीट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है। थर्ड है ZIFT, सॉरी, जाइगोट। यहाँ पर है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर जाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा। टर्म अपने आप को डिफाइन कर रहा है। देन IUI यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस के अंदर डायरेक्टली सीमन का ट्रांसफर करना, जो कि स्पर्म कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ समवन, विद द हेल्प, समवन मीन्स स्पेशली डॉक्टर्स, उनकी हेल्प से हेल्प लेने के बाद प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, है ना। आउटसाइड उसको ओवा लेंगे, आउटसाइड स्पर्म लेंगे, उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में मिक्स करेंगे, और जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा से यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। और सबसे पहले जो ये ट्राई किया था वो डॉक्टर थे सुभाष मुखोपाध्याय। 16 जनवरी 1931 टू 19 जून 1981 तक ये रहे, और ये बहुत ही फेमस डॉक्टर थे सुभाष मुखोपाध्याय। हजारीबाग बिहार में, जो कि आजकल झारखंड में है, वहाँ पर ये एक फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का सेकंड जो IVF चाइल्ड है वो इन्होंने क्रिएट किया था। IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया था। और जो वर्ल्ड का पहला बच्चा था उसके बाद, जो कि यूनाइटेड किंगडम में, UK में पैदा हुआ था, उसके बाद इन्होंने सेकंड जो है किया था इन इंडिया। और 3 अक्टूबर 1978 को कनुप्रिया अग्रवाल वॉज बोर्न, जो कि इन्होंने किया था। मगर बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट कंडीशंस इनको काफ़ी हरेस किया गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनको, उनका जो अचीवमेंट था जो इन्होंने उस ज़माने में 1981 में 78 में उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने भी यूज़ करके एक नया, उस टाइम में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, आजकल तो जगह जगह क्लिनिक बने हुए हैं। उनको इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ इनकी जो सक्सेस है वो उन्होंने शेयर नहीं करने दी, बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल और अदर रीजंस। तो उससे काफ़ी डिस्टर्ब होके उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था 19 जून 1981 में। तो काफ़ी सैडफुल रहा था। और इस पूरे इवेंट को लेकर एक काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी न्यूज़पेपर्स में, और एक हिंदी मूवी, एक डॉक्टर की मौत, ये भी तपन सिन्हा द्वारा डायरेक्ट की गई एक मूवी है जो उनकी इस पूरी जर्नी को बताती है। तो ये डॉक्टर हैं जो IVF से जुड़े हुए, इनके साथ एक किस्सा है जो कि आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में। जितने भी इनफर्टाइल कपल थे उनको माँ बाप बनने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस ज़माने में, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न वो नहीं हो पाया। खैर आजकल ये काफ़ी एक्सेप्टेंस सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और लोग जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं वुमेन, वो कंसीव कर पाती हैं थ्रू दीज मेथड्स। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ, इससे जुड़ा हुआ छोटा सा जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को देख लेते हैं दोबारा से हम। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ओवरीज में ओवा का कंटेंट बढ़ाने के लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओवा का कंटेंट बढ़ जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, और उन ओवास को फिर जो है एग को यहाँ से पिक कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म कलेक्ट करने के बाद उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, लेबोरेटरी कंडीशंस में उनका एग को फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो जब ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद उसको एक स्टेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कैनुला के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या रहा, ओवरी स्टिमुलेट हार्मोन थेरेपी दी गई, उसके बाद एग्स को पिकअप किया गया, देन स्पर्म प्रिपरेशन किया गया, देन एग को फर्टिलाइज किया गया, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया गया। यस, और जब एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप हो गया, 1 से 2, 2 से 4, है ना,
ब्लास्टूला ग्रेस्टुलस जो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स जब डेवलप हुए, एम्ब्रियो डेवलप हुआ तब उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन होते हैं, इसको IVF कहा जाता है। ठीक है, सो इन विट्रो मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। सो इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन वुमेन्स फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड। किसी भी लेडी की, किसी वुमन की अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरली ओवा नहीं जा पा रहा है यूट्रस तक, ठीक है, या नेचुरली ओवा फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी मैन के अंदर जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो उन दोनों केसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। डॉक्टर ट्रीट द वुमन विद अ ड्रग दैट कॉज ओवरीज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग। कई सारे एग, इस तरीके की दवाइयाँ, वही जो मैंने आपको अभी बताया गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो दिए जाते हैं, अपने डॉक्टर्स की गाइडलाइन में होता है सारा का सारा, और जिससे कि मल्टीपल एग बनते हैं, और जब वो एग जो है मैच्योर हो जाते हैं, एग्स को रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद फीमेल बॉडी से उसको एक पेट्री प्लेट में रखा जाएगा, एंड देन मैन के जो स्पर्म है उसको वहाँ पर डाल के फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ा जाता है। फर्टिलाइजेशन के 3 to 5 डेज के बाद हेल्दी जो एम्ब्रियोज हैं उनको स्टडी करने के बाद वुमन में के यूट्रस में वापस उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ IVF। ठीक है, आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद सेकंड जो मेथड है उसे सर्जिकल मेथड है, उसको कहा जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। ठीक है, इसमें क्या होगा, जाइगोट यानी कि टर्म अपने आप में बता रहा है कि इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी IVF की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर यंग एम्ब्रियो को नहीं, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क है कि बहुत ही यंग एम्ब्रियो या जिसे जाइगोट कहेंगे उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, द वेरी यंग एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब इंस्टेड ऑफ द यूट्रस। ये देखिए, इस पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर एग यहाँ से कलेक्ट किए, एग कलेक्ट करने के बाद इसको सीमन के साथ मिक्स किया अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, एंड देन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में नहीं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, और फिर यहाँ से वो ऑटोमेटिकली यूट्रस में अपने आप जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT। तो यहाँ पर गैमीट टर्म यूज हो रहा है। गैमीट टर्म अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर ना तो जाइगोट होगा ना यहाँ एम्ब्रियो होगा, यहाँ पर गैमीट्स होंगे ट्रांसफर। ठीक है, GIFT में गैमीट्स ट्रांसफर होंगे। सो इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ एग एंड स्पर्म इनटू द वुमेन्स फेलोपियन ट्यूब। वुमन की फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा, और वो नेचुरली फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ये समझने की बात है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो वुमन की बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। अभी तक क्या था, बाहर, IVF में भी बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हुआ था, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ था और उसको फिर ट्रांसफर किया गया। जाइगोट वाले में भी, ZIFT में भी जो है बिल्कुल स्मॉल जाइगोट की फॉर्म में फर्टिलाइजेशन किया गया और फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में डाला गया। यहाँ पर एग और स्पर्म दोनों के दोनों फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पे पेट्री प्लेट में स्पर्म और एग दोनों लिए, और फिर इन दोनों को ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, और नेचुरली विद इन द बॉडी, ठीक है, विद इन द फीमेल बॉडी फेलोपियन ट्यूब में ये नेचुरली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, और फिर वो इम्प्लांट होगा, जिसे बोला जाएगा GIFT। ठीक है, सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो GIFT प्रोसीजर है, इसमें फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को डाला जा रहा है। फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म को डाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी। फर्टिलाइजेशन में देन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GIFT एंड ZIFT? दोनों में क्या डिफरेंस रहा? दोनों में स्पर्म एंड oocyte जो है प्री वार्म पेट्री प्लेट्स में डाले जा रहे हैं यहाँ पर GIFT में। ZIFT में भी स्पर्म और ओवा दोनों को पेट्री प्लेट में मिक्स किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ZIFT में उसको जाइगोट में कन्वर्ट होने दिया जा रहा है। जब वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से ट्रांसफर किया जा रहा है। जबकि GIFT में oocyte और स्पर्म को डायरेक्टली मिक्स करने के तुरंत बाद विदाउट एनी डिले
क्योंकि फर्टिलाइजेशन तुरंत हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले उनको मिक्स करके तुरंत ही टेम्परेचर कंट्रोल या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो, दोनों में से कोई एक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से काम ना कर पाए, उसकी मोटिलिटी काम ना कर पाए, या फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन इंक्यूबेशन पीरियड का ना हो पाए, तो उनको मिक्स करके इमीडिएटली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GIFT एंड ZIFT। अब नेक्स्ट है ICSI। ICSI, intracytoplasmic sperm injection. It is often used for couples in which there are serious problem with the sperm. ये उन सारे कपल्स में किया जाता है जिनके स्पर्म के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ ओल्डर कपल होते हैं जिनकी एज हो चुकी है, जिनका स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, और किसी भी एक्सीडेंटल रीजंस की वजह से उनके जो पहले से बेबी है जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका था, किसी भी रीज़न से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा और वो दोबारा से फिर माता पिता बनना चाहते हैं, तो उस केस में ICSI का सहारा लेते हैं वो लोग और उस मेथड के थ्रू IVF अटेम्प्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि 100% सिक्योरिटी के लिए 100% फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसके लिए वो सिंगल स्पर्म, क्योंकि स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, तो सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली मैच्योर एग में पेनिट्रेट किया जाता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करके ताकि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें ये ना हो कि सक्सेस रेट नहीं है, ठीक है, तो उस सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है मैच्योर एग के अंदर, तो और उसके बाद जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये एक मैच्योर एग है और इसमें स्पर्म काउंट कम होने की वजह से एक ही स्पर्म को डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन मतलब अंदर तक, एग के अंदर तक डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल। सो अब इस केस में हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ द, यही तो हम IVF में कर रहे थे और यही हम CISF में कर रहे हैं। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। IVF में हम स्पर्म्स को पेनिट्रेट खुद होने दे रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्पर्म को खुद पेनिट्रेट होने दे रहे हैं। ओवा और स्पर्म को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में, पेट्री प्लेट में मिक्स होने के लिए रख दिया गया है, वो खुद अपना टाइम लेके पेनिट्रेट हो रहे हैं, जबकि ICSI में पेनिट्रेट किया जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस, और विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल स्पर्म अंडर माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, IVF एंड ICSI, ठीक है। IVF में क्या हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड पेनिट्रेशन है स्पर्म का विद इन एग आफ्टर एडिंग स्पर्म, वाइल इन ICSI इंजेक्शन ऑफ अ स्पर्म इनटू अ एग अंडर माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल, ठीक है। दोनों का पिक्चर देखकर आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। यस, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो IUI क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन इज ऑफन used for the treatment where sperm are inserted in the uterine cavity around the time of ovulation. ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं है, उस पर तो लेबोरेटरी कंडीशंस में डेवलप किया जा रहा है अभी तक जितने भी हमने मेथड पढ़े, ठीक है। लेकिन IUI में क्या हो रहा है कि स्पर्म को डायरेक्टली कलेक्ट करने के बाद फीमेल बॉडी के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है इन IUI. So IUI can be carried out in the natural cycle. इसमें जो नेचुरल साइकिल फीमेल की चल रही है उसका जो मेन पीक टाइम होता है ओव्यूलेशन का, वही 10 से 17 दिन 14 डे के आसपास, उस टाइम में उसका 14 डे के 10 to 17 वाला जो टाइम है ओव्यूलेशन पीरियड, उसके 14 डे के आसपास नेचुरल साइकिल में ही उसको जो है कुछ ड्रग्स देके ओव्यूलेट किया जाता है ताकि ओवर ज़्यादा से ज़्यादा बने फीमेल बॉडी के अंदर। और वो जो ड्रग्स हैं वो क्या होंगी, वो वही हार्मोन्स होंगे जो ओव्यूलेशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जब ओवर ज़्यादा बनेंगे और उस टाइम पर जो स्पर्म है उसको नेचुरली थ्रू विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर उसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। तो वुमेन विद एडिक्वेट ओव्यूलेशन और बिलो 40 years विदाउट डैमेज टू फेलोपियन ट्यूब कैन बी ट्रीटेड विद IUI।
तो ऐसी फीमेल्स जिनका फेलोपियन ट्यूब दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो ओवा यहाँ पर बन रहे हैं ओवरी के अंदर, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस कर पाएंगे, और जिनकी की फर्टिलिटी अच्छी है, यानी कि उनकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम है, तो उस तरीके के केस में सुपर ओव्यूलेट कराया जाता है फीमेल्स को, और फिर एक सॉफ्ट कैथेटर की हेल्प से जो स्पर्म को सर्विक्स में डाला जाता है, यूट्राइन कैविटी में डाला जाता है, और वहां पर फिर उसको नेचुरली फर्टिलाइजेशन होने के लिए छोड़ा जाता है। सो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इंसेमिनेशन कैथेटर के थ्रू किया जाता है इन IUI प्रोसेस। सो इंसेमिनेशन सिरिंज इसमें दिखाई हुई है, और इंसेमिनेशन सिरिंज के बाद यहाँ डायरेक्टली कैथेटर के थ्रू यूट्रस में स्पर्म डाले जाते हैं, और जो ओवरी के थ्रू यहाँ से सुपर ओव्यूलेट करने के बाद फेलोपियन ट्यूब के थ्रू प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ जाती है जब किसी और रीज़न से नेचुरली फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और अगर उसकी एज 40 ईयर्स से कम है तो IUI भी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। चलिए अब आर्ट के बारे में बात करते हैं कि ये जो आर्ट है, आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं, ये कब कब यूज़ किए जाएंगे। ये तब यूज़ किए जाएंगे जब डोनर एग है, यानी कि यूज़ ऑफ डोनर एग, डोनर स्पर्म या फ्रोजन एम्ब्रियोज यूज़ करने हैं किसी इंडिविजुअल को, यानी कि कोई ऐसी फीमेल है जिसके ओवा नहीं बन पा रहे हैं, तो डोनर एग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो डोनर एग आर समटाइम यूज फॉर द वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग, जो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर जो उसका पार्टनर है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, या उनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जिससे इन दोनों के ही काउंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में डोनर एग, डोनर स्पर्म यूज़ किए जाते हैं, या फ्रोजन एब्रियोज भी यूज़ किए जाते हैं फॉर टू इंड्यूस प्रेगनेंसी। सो दीज आर द मेथड्स जो हमने अभी पढ़े। आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर।